हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर आईक्यू क्लासेस। पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे क्लास नहीं ला पा रहा था, किसी कारण वजह से। अब आप लोगों का क्लास कंटिन्यू आएगा। तो चलिए, आप लोगों का यहाँ पे सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th, ठीक है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी के बारे में। कौन सा चैप्टर? आज हम लोग बात करें क्लास 10th का बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। मतलब कि जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, मनुष्य पोषण कैसे करते हैं, ठीक है ना, पोषण करना क्यों ज़रूरी है, वो सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, लिखाया गया है कि जैव प्रक्रम की परिभाषा, मतलब कि डिफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। क्या है? डिफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस है। इसमें हम लोग को सीखना है कि जैव प्रक्रम क्या है। साफ क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम क्या है। तो बोलता है कि कोशिका जीवन का आधार है। सेल मतलब कोशिका मतलब कि सेल, ठीक है ना, जो जीवन का आधार है। मतलब कि आप लोग भी पढ़े होंगे 8-9 में कि कोशिका जो है जीवन का मतलब एक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो वही बोलता है कोशिका जो है जीवन का आधार है। सभी जीव कोशिकाओं से बनी है। कई कोशिकाएं मतलब ठीक है ना, मिलकर उत्तक बनाती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा कोशिका इकट्ठा होती है तो जाकर उत्तक का निर्माण करते हैं। कई उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, ठीक है। प्रत्येक अंग जीवों के लिए विशेष कार्य करते हैं। जैसे दांत का कार्य भोजन चबाना है, आँख का कार्य देखना है आदि। कुल मिलाकर जीवन का शरीर एक सुव्यवस्थित एवं सुगठित संरचना है जो निरंतर गति में रहकर कार्य करती है। वह एक जीव को जीवित रखती है, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो वह जो है एक जीवन का मतलब कि मानव शरीर की संरचना का निर्माण करता है, ठीक है। नीचे दिखाया गया है, नीचे में बताया गया है कि समय वातावरण या पर्यावरण के प्रभाव के कारण यह संरचना विघटित होती रहती है। मतलब कि यह जो है बढ़ते रहता है, कमते रहता है, ठीक है। मतलब कि जिस सिचुएशन हम लोग जाते हैं, जिस कंडीशन में जाते हैं, समझ गए, उसके अनुसार हम लोगों का शरीर जो है काम करना शुरू करता है, जिसके मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जीवों में कई प्रक्रम होते हैं जो शारीरिक संरचना का अनुरक्षण करते हैं। मतलब कि जीवों में कई प्रक्रम, अंदर में बहुत सारी क्रियाएं जारी रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि अनुरक्षण करना, ठीक है ना। तो अब मैं इसे क्लीन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसान हो जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सीखते हैं कि अर्थात है कि प्रक्रम की परिभाषा है क्या, ठीक है ना। तो हम लोग प्रक्रम की परिभाषा के बारे में जानते हैं। बोलता है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब कि मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। फिर से समझेंगे, वे सभी क्रियाएं, प्रक्रम मतलब होती है क्रिया, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं चलती रहती है जो सम्मिलित रूप से एक सबों को मिला दिए तो अनुरक्षण मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, वह जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। वे सभी, या फिर मैं परिभाषा लिखा हूँ कि वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण मेंटेनेंस होता है। दोनों एक ही परिभाषा है, ठीक है ना, जो मैं क्लास 10th का बुक से इसे नोट किया हूँ यहाँ पे। तो वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। ये जैव प्रक्रम निम्न प्रकार से होते हैं। पहला है पोषण, मतलब कि न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पायरेशन, वाहन, ट्रांसपोर्टेशन, उत्सर्जन, एक्सरेशन, और नियंत्रण और समन्वयन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जनन, रिप्रोडक्शन। मतलब कि इसके बाद और सभी क्रियाएं हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। और मैं टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग यहाँ पे वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो अब हम लोग मतलब कि जैव प्रक्रम हम लोग क्या क्या पढ़ना है मुख्य रूप से, तो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, वहन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, नियंत्रण और समन्वय के बारे में, ठीक है। और लास्ट हम लोग का है जनन आदि। इसके बाद और सारे चैप्टर हैं। मतलब मैं यहाँ पे आप लोगों को जो मुख्य जो टॉपिक है मैं उसे यहाँ पे आप लोगों के लिए कवर करने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। अब मैं इसके नीचे का पार्ट आप लोगों को मैं डिस्कस करता हूँ कि नीचे हम लोगों को इसमें क्या हम लोग को यहाँ पे अध्ययन करना है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे है पोषण। सबसे पहले मैं बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना, देखिए यहाँ पढ़ना है न्यूट्रिशन अर्थात पोषण के बारे में, ठीक है। तब मैं बात करूँगा पोषण के बारे में। पोषण अर्थात न्यूट्रिशन होता है कि न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो बोलता है कि जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया,
ठीक है ना, या प्रक्रम। ऊर्जा प्राप्त मतलब कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसका अपने अंदर में उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रक्रम क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। जीवों के सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब जीव जितने भी हैं इस पृथ्वी पे, ठीक है ना, वो सभी का जब कार्य करते हैं तो उनके कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यथा जब एक जीव चल या दौड़ रहा होता है या कोई भी अन्य कार्य करता है तो उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। यहाँ तक जब एक जीव कोई कार्य नहीं कर रहा हो, तो मतलब कि जब कोई कार्य कर रहा है तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, अगर कोई कार्य नहीं करेगा तो भी उससे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तभी शारीरिक क्रियाओं के क्रम के अनुरक्षण, मतलब कि अंदर में जो क्रियाएं वो चलती रहती है, अर्थात बनाए रखने के लिए, उस क्रिया को बनाए रखने मतलब टूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, उस क्रिया को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक ऊर्जा जो है एक जीव पोषण से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब कि यह जो जीव जो ऊर्जा करते रहते हैं उन्हें जो यह ऊर्जा प्राप्त होता है वह पोषण अर्थात भोजन करने से प्राप्त होता है, ठीक है। अब मैं इसके आगे के बारे में बात करता हूँ। आगे बोलता है कि सजीव अपना पोषण मतलब सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। सजीव अपना भोजन जो है किस तरह से प्राप्त करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग को अब देखना है। उसके बारे में देखते हैं क्या क्या बताया गया यहाँ पे इस टॉपिक के माध्यम से। चलिए देखिए, बोलता है कि सभी जीवों की को ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब सभी जीव जो हैं उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे वे भोजन से प्राप्त करते हैं। अब आप लोग जान गए हैं कि भोजन से आप लोग पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो आप लोग जो उस काम करने की जो आपके पास ऊर्जा आता है, शक्ति आता है, पावर आता है, वो कहाँ से आता है, भोजन से आता है, ठीक है ना। तो जिससे वे भोजन से प्राप्त करते हैं। परंतु सजीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके भिन्न हैं। मतलब कि अब इस आधार पे मैं जो हूँ यहाँ पे प्रत्येक वस्तु को इस पृथ्वी पे जितने भी वस्तु हैं उसे दो भाग में, ठीक है ना, एक लिविंग थिंग और दूसरा जो है नॉन लिविंग थिंग के रूप में इसे डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा, ठीक है ना। तो साफ लिखा है कि परंतु सजीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके भिन्न होते हैं। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे दिखाया गया है। पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, मतलब कि जिनके पास में क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित होते हैं, वैसे बोलते हैं कि पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कहाँ से करेंगे, तो मनुष्य जो ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में छोड़ देते हैं उसे पेड़ पौधे प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, जिनसे ऊर्जा मिलती है। क्या करते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं जिनसे उन्हें ऊर्जा मिलती है। ऐसे जीव को स्वपोषी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे जीव को ऑटोट्रॉफिस ही बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे ऑटोट्रॉफस बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि ऐसे जीव को स्वपोषी भी बोला जाता है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को अब स्वपोषी के बारे में समझ में आया होगा। समझिए कि सिंपल सा वैसे जीव को स्वपोषी कहेंगे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद बनाने की क्षमता रखते हैं, वैसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। देखिए लिखा गया है कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने वाले, अंग्रेजी में ऐसे जीवों को ऑटोट्रोफस कहा जाता है। साफ लिखा कि ऐसे अंग्रेजी में इस जीव को ऑटोट्रोफस, अर्थात यह ऑटोट्रोफस जो है ग्रीक शब्द से लिया गया, ठीक है ना। इस अंग्रेजी के शब्दों में ऑटो का अर्थ है खुद का। ऑटो का अर्थ क्या है, ऑटो का अर्थ है खुद या फिर इसका अर्थ होता है स्वयं। क्या अर्थ होता है इसका अर्थ होता है स्वयं, ठीक है। तथा ट्रॉफस का अर्थ है पोषण। ट्रॉफस मतलब क्या होता है, पोषण होता है, अर्थात खुद से पोषण प्राप्त करने वाले या करना। जो जीव, जो जंतु, मतलब जो पेड़ पौधे अपने खुद भोजन प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं ऑटोट्रोफस, अर्थात उसे बोलते हैं स्वपोषण। हमें आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं इसके आगे में बात करता हूँ। तो आगे लिखा गया है कि दूसरे जीव जंतु तथा मनुष्य, गाय तथा अन्य जानवर जिनकी संरचना अधिक जटिल है, मतलब कि जिनकी संरचना अधिक जटिल है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए जटिल पदार्थों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब कि जिनकी संरचना अधिक जटिल है, अधिक हार्ड है, ठीक है ना, वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जटिल पदार्थों का ही प्रयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को जीव के संरक्षण तथा बुद्धि में प्रयुक्त होने के लिए सरल पदार्थों में खंडित जाना अनिवार्य है। अब मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि आप लोगों को साफ जो लिखा हुआ है साफ दिखाई दे, ठीक है। चलिए अब मैं इसे क्लीन कर लिया हूं। अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या होता है। बोल रहा है कि जटिल पदार्थों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को जीव के संरक्षण तथा बुद्धि में प्रयुक्त होने के लिए, ठीक है ना,
सरल पदार्थों में खंडित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे बोलता है इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। किसका? इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जीव जो है जंतु जो है जैव उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। इन्हें एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे जीव विषमपोषी जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैसे जीव मतलब कि जो दूसरों पर रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, दूसरे पर निर्भर होकर के, आश्रित होकर के, उसे विषमपोषी कहते हैं। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी या आश्रित होते हैं। मतलब साफ लिखा गया यहाँ पे कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मतलब कि दिखावटी रूप से या फिर जो आपको ना दिखाई दे, फिर भी जो है वह स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। कहाँ आश्रित होते हैं? यह जो होते हैं स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। तो हमें आशा है, आई होप दैट कि आप लोगों को अब स्वपोषी और परपोषी में अंतर समझ में आया होगा। ठीक है ना। आगे है कि अतः जीवों के द्वारा पोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के तरीकों में भिन्नता के आधार पर पोषण को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले समझिए कि पोषण के आधार पर जीव को मतलब कि परपोषी, स्वपोषी और परपोषी में डिवाइड किया गया है। आप बोलता है कि जीवों के द्वारा पोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के तरीकों से, मतलब ऊर्जा किस रूप से प्राप्त करते हैं, भोजन किस रूप से प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर पोषण को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, मतलब मैं जो ऊपर बताया हूँ वह नीचे है स्वपोषण तथा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण, यह मेरे द्वारा माय नेम बाय नंदिनी सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो हमें आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगा, अगर खराब है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमें वीडियो अच्छा नहीं लगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। अब मैं इसके अगले पेज के बारे में बात करता हूँ। क्या करूँगा? अब मैं इसका जो हूँ अगले पेज, मतलब कि उसमें हम लोग स्वपोषण, ठीक है, विषम पोषण या फिर स्वपोषण में कौन कौन आते हैं उसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, वह पेज हम लोग के सामने अब आ गया है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें लिखाया गया, क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने को है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग को ये पेज आ गया। चलिए शुरू करते हैं। बोलता है स्वपोषण, ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन, मतलब स्वपोषी पोषण, स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से प्राप्त करना स्वपोषण करता, मतलब कि स्वयं अपने खुद से बनाए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वह स्वपोषी पोषण कहलाता है। यह होता है किसमें? तो हरे पेड़ पौधे तथा कुछ अन्य जीव खुद भोजन बनाकर स्वपोषण प्राप्त करते हैं। साफ लिखा गया है कि साफ समझिए कि स्वपोषण के लिए आपको पेड़ पौधों को एक बार याद करना होगा, समझना होगा। ठीक है ना। पेड़ पौधे जो होते हैं वह अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है ना। अतः वे जीव स्वपोषी पोषण प्राप्त करने वाले होते हैं। इन्हें स्वपोषी या स्वपोषी पोषित जीव कहा जाता है। अतः अन्य जंतु इन स्वपोषी जीव पर भोजन तथा पोषण के लिए निर्भर होते हैं। अन्य जो जीव जंतु जैसे मनुष्य जो है वह स्वपोषी जो ग्रहण बनाते हैं उन पे हम लोग निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब कि जब हम लोग जब खेत में बीज नहीं डालेंगे, धान नहीं उपजेगा, गेहूं नहीं उपजेगा, तो हम लोग कहाँ से भोजन कर पाएंगे? नहीं, तो हम लोग जो है स्वपोषी नहीं, हम लोग परपोषी, मनुष्य होता है परपोषी होता है। ठीक है। आगे बोलता है स्वपोषी जीव पोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा तथा कार्बन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त करता है। वह कि स्वपोषी जीव पोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है आवश्यक ऊर्जा तथा कार्बन प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा करते हैं। स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया में स्वपोषी बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्रदान करता है के रूप में परिवर्तित कर संचित कर लेते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मतलब कि जो पेड़ पौधे अपना खाना बना पाते हैं, ठीक है ना, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जड़ के पेड़ के जड़ से क्या करते हैं कि वहाँ से खनिज लवण, जल, ठीक है ना, ये सब ग्रहण करके पत्ती तक पहुँचाया जाता है। खाना बनाने के जो घर है पत्ती, ठीक है ना, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है ना। यह क्रिया जब भी होता है, ठीक है, तो अधिकांशतः क्रिया जो होता है कब होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है। अब समझिए कि यहाँ पे हम लोग को जो है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या कहलाता है। ठीक है ना। हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस 2 शब्दों फोटो तथा सिंथेसिस को मिलाकर के बनाया गया। मतलब कि फोटोसिंथेसिस जो है पहला हो गया फोटो, ठीक है ना, और उसके बाद क्या हो गया? तो उसके बाद हो गया सिंथेसिस। मतलब कि सिंथेसिस 2 शब्दों को मिला करके फोटोसिंथेसिस शब्द जो है का निर्माण किया गया है। ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं
कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है, कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए, तो अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, मतलब कि संघटक, आवश्यक संघटक क्या क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होगा, उसके बारे में अब हम लोगों को जो है इस यहाँ पे अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ है सूर्य का प्रकाश, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सनलाइट जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, ठीक है ना। उसके साथ में यहाँ पे क्लोरोफिल, मतलब कि जब पत्ती में क्लोरोफिल नहीं उपस्थित होगा तब जो है भोजन बनाने का कार्य जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोलता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे तथा भोजन बनाया जाता है में सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब ऊपर जो बताया गया सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, अगर ये सब उपस्थित नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे। इसमें किसी एक भी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है ना, यह बताया कि इसमें अगर कोई एक भी अनुपस्थित रहेगा तो वहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है उपस्थित नहीं हो पाएगा, नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, अब है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के चरण। ठीक है, हम लोग इसके चरण के बारे में अध्ययन करते हैं। तब बोलता है इसके चरण के बारे में कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। मतलब क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जब क्लोरोफिल जब प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता था उसे रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है, परिवर्तन कर देता है। ठीक है ना, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, मतलब कि जल के जो अणु होते हैं वो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। ठीक है, मतलब दो भाग में जल बढ़ जाता है। जैसे आपको पता है कि जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है ना, तो यह जो है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है। ठीक है, आगे होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, मतलब कि CO2 जो है वह कहाँ टूटता है, तो वह जो है कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो बोलता है हरे, मतलब मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसे एक बार क्लीन कर देता हूँ। चलिए क्लीन हो गया। अब मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, हरे पौधे की पत्तियों हरे रंग की होती है। मतलब कि हरा पौधा का जो पत्ती होता है वो ग्रीन कलर आप लोग देखे होंगे। ठीक है ना, कैसा होता है, वह जो है ग्रीन कलर का होता है। समझ गया ना, कैसा होता है, तो वह जो होता है वह ग्रीन कलर का होता है। अब ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है ना, देखते हैं ये पत्तियां इनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही हरे रंग की दिखाई पड़ती है। याद रखेंगे कि जब कोई भी पेड़ पौधा को हरा पत्ता दिखाई पड़ेगा तो उसमें क्या उपस्थित रहेगा, तो उसमें क्लोरोफिल। साफ याद रखेंगे कि हरे पेड़ पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं। मतलब कि जो हरे रंग के जो बिंदु होते हैं, ठीक है ना, उसे सेल ऑर्गेनेल्स या फिर कोशिकांग बोलते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहा जाता है। क्या बोलते हैं उन्हें, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहा जाता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है। हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर, मतलब कि इनका काम है सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करना और अवशोषण करने का रासायनिक परिवर्तन द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। ठीक है, मतलब रासायनिक क्रिया होगा, रिएक्शन चलेगा और वह रासायनिक ऊर्जा में आकर के परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है यहाँ पे। चलिए अब मैं इसके बारे में आगे देखता हूँ, आगे इसमें क्या है पढ़ने को हम लोग को। आगे बोलता है कि पेड़ तथा पेड़ों जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करते हैं। मतलब कि जो जल ग्रहण न्यूट्रिएंट्स जो हो गया वो जड़ से ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल द्वारा सूर्य की प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इस जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं विखंडित करते हैं। मतलब कि जो नीचे से जल जो आएगा ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में विखंडित हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, टूट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, आगे है
आगे बोलता है कि पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अब देखेंगे आप लोग पत्ता देखे होंगे, पत्ता में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे हम लोग के पूरे बॉडी में छिद्र होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें रंध्र बोलते हैं। रंध्र या स्टोमाटा पोर कहा जाता है। मतलब कि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है ना, चलने के आकार का, मतलब जिसमें चलने आप लोग देखे हैं उस आकार से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे अस्टोमेटल पोर या फिर छिद्र बोलते हैं। जिन इन रंध्र छिद्रों के द्वारा पत्तियों हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि छिद्रों से वायुमंडल से पत्ती जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ग्रहण करती है। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। मतलब कि ऑक्सीजन का निष्कासन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करना इन पत्ती स्टोमाटा में जो छिद्र होते हैं, जो पोर पाए जाते हैं, उसी पोर के सहायता से किया जाता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्र छिद्रों स्टोमेटल पोर्स के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान इन छिद्रों के अलावे तने, जड़ तथा पत्तियों के सतह से भी होता है। मतलब कि जब छिद्र के साथ साथ उनके जड़ तना के साथ में भी आदान प्रदान होते रहता है, ठीक है। आगे है, चूंकि पेड़ पौधे के इन छिद्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। मतलब जल का हानि भी उन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब रंध्र छिद्र जो है बंद हो जाते हैं। मतलब बोलता है कि जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब ये छिद्र, मतलब ये जो सूक्ष्म जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं, पोर दिखाई पड़ रहे हैं, स्टोमेटल पोर, वह बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। मतलब कि छिद्रों को, मतलब कि मनुष्य की तरह ही पत्ती में क्या होता है कि छिद्र बंद होता है। जब पानी जाएगा तो वह खुलेगा, और जब पानी सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वह बंद हो जाता है, ठीक है ना। जब जल अंदर जाता है तो द्वार कोशिकाएं, देखिए साफ लिखा है कि जब जल अंदर जाता है तो द्वार कोशिकाएं वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। मतलब जैसे ही जल अंदर जाएगा तो फूलेगा पत्ती, अब फूलने के बाद जो है छिद्र खुल जाता है। तथा जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है, ठीक है ना, तो छिद्र बंद होता है। जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाएगी तो इसका मतलब है कि छिद्र जो है बंद हो जाता है। छिद्र के बंद होने की स्थिति में पेड़ पौधों से जल की हानि नहीं होती। छिद्र के बंद हो जाने की स्थिति में पेड़ पौधों से जल की हानि नहीं होती है, ठीक है। अब मैं इसे क्लीन कर, हमें आशा है कि आप लोग को यहाँ तक क्लास अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए रेडी हो गया हूँ, ठीक है। और आप लोग जब आपको सेशन अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे बोला गया है, इसमें आगे है, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई पड़े अच्छे से। चलिए, बोलता है कि पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्राप्त ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन अणुओं से प्रतिक्रिया कर ग्लूकोज में अपचयित हो जाते हैं, ठीक है ना। बोलता है कि पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्राप्त ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन अणुओं से प्रतिक्रिया कर, रिएक्शन करके ग्लूकोज में रिड्यूस्ड हो जाते हैं, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है, ठीक है ना। क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि उसमें कौन कौन सा प्रक्रिया होता है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि उसमें क्या क्या होगा। जैसे आपको पता होगा कि मैं इसका क्लीन करके लिखने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई पड़े, ठीक है। चलिए, क्लीन हो गया। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोलता है कि 6CO2, 6 जो है CO2, मतलब कि 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है ना। और यह क्या हो कि यह जो है सनलाइट लेगा, क्या लेगा, यह जो है सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेगा, ठीक है ना। क्लोरोफिल मतलब कौन ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे है क्लोरोफिल है, कौन है, क्लोरोफिल है, ठीक है। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है क्लोरोफिल, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये क्या, जब रिएक्शन करेगा, ठीक है, जब दोनों आपस में मिलेंगे तब क्या हो जाएगा कि यह जो है C6H12, ठीक है ना, C6H12 O6 में जाकर के यह जो है टूट जाएंगे, C6H12 में जाकर क्या हो जाएंगे, यह जो है टूट जाएंगे, ठीक है ना। और टूटने के बाद क्या होगा
कि यहाँ पे जो है आप लोगों को एक ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा? मतलब C6H12O6 में टूटेगा तो वह जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है। प्लस में क्या होगा कि यहाँ पे प्लस में 6O2 प्लस क्या मिलेगा? 6O2, ठीक है ना। प्लस में क्या मिलेगा? तो H2O, प्लस में क्या मिलेगा? H2O। तो इस प्रकार से जो है 6CO2 + 12H2O जब सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल ग्रहण करता है, ठीक है ना, तो यह जो ग्लूकोज बन जाते हैं। और ग्लूकोज से क्या होता है कि उन्हें जो है ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है? उन्हें जो है ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। तो हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं इसके आगे चलता हूँ, आगे देखता हूँ कि इसके आगे में क्या है, ठीक है। देखिए, तो बोलता है ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से, मतलब ग्लूकोज जो प्राप्त होता है वो कार्बोहाइड्रेट से पेड़ तथा पौधों को ऊर्जा प्राप्त होता है। कहाँ से? मतलब कि 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल जब सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेगा तो रिएक्शन करने के बाद एक ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6, ठीक है ना। यह ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट से पेड़ तथा पौधों को ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें आशा है कि आप लोगों को आज मैं जय प्रक्रम का मतलब कि पार्ट 1 लाया हूँ। आप लोगों को समझने में आसानी हुआ होगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे को नीचे में कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है मेरे द्वारा पढ़ाया गया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अब मैं आप लोगों को अगले क्लास में मिलूंगा। अगले क्लास में इसी का पार्ट लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। आज मैं आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण तक बताने का प्रयास किया हूँ और प्रकाश संश्लेषण के बाद आगे मैं लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए जंतुओं में पोषण, कि जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को मनुष्य का आहार, सबसे बेस्ट टॉपिक मनुष्य का आहार नल, ठीक है ना। मनुष्य में क्या क्या है, जीभ कितने हैं, दांत कितने हैं, ठीक है ना। मतलब कि फिर आवाज़ कैसे निकलता है, साउंड का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में आप लोगों को बात करूंगा। तो आज का क्लास इतना तक ही। आप लोग देखते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। और आपको अगर सेशन अच्छा लगता है तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपको कैसा मेरा सेशन लग रहा है। थैंक यू, बाय बाय।